वैसे भी ओवरऑल रिवीजन क्लास ही है। एक क्वेश्चन रह गया है मेरा बस कराने के लिए, उसके बाद मैं एक बार सारे टॉपिक जो मैंने कवर करे रिवाइज करा दूंगा, ताकि जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि एग्ज़ाम में क्या क्या टॉपिक हैं और थोड़ा समझ आ जाए। तो अगर कोई क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट को तो एक बार पूछ लो, फिर पीपीटी तो मैं शेयर कर चुका हूँ। कोई डाउट कुछ भी किसी स्टूडेंट को हो। सुरेंद्र, it is your first class? हाँ सर। But you gave yesterday test. You didn't attend the class, but you gave the test, right? सर मैं हिंदी मीडियम से हूँ। अच्छा, कोई नहीं। तुमने कल का टेस्ट तो दिया था, क्लास अटेंड नहीं करी लेकिन, क्योंकि टेस्ट में हाँ तो मैंने सर। तुम्हारा नाम देखा है ना। हाँ सर, टेस्ट ओके दिया था, क्लास में नहीं। ओके ओके। अच्छा, तुम्हें इंग्लिश बिल्कुल भी समझ नहीं आती? नो सर, ओके, नहीं चलो आती। मैं हिंदी में रिपीट कर दूंगा। और यार यहाँ पे बंगाली कौन कौन है? मैं सर। अच्छा, तुम्हें बंगाली आती है ना अभी? मैं सर। हाँ, तो तुम लोग ना, माफिजुर को ना हिंदी इंग्लिश कम आती है, उसको बंगाली ज़्यादा आती है, और मेरे को बंगाली बिल्कुल भी नहीं आती है। तो अगर उसको कोई दिक्कत हो ना तो कुछ चीज़ें उसको बंगाली में क्लियर कर देना तुम लोग क्लास के बाद या जैसा भी हो, ठीक है? सर ओके सर। क्योंकि मेरे को तो बंगाली बिल्कुल भी नहीं आती है, मतलब एक भी स्टेप नहीं आता है। सर यू आर फ्रॉम विच स्टेट? दिल्ली। वैसे तो मथुरा से हैं, पर मैं तो बहुत अच्छा। सालों से दिल्ली में ही हूँ। पीपीटी विजिबल है सबको? यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन रह गया था, यस सर। उसको डिस्कस करते हैं पहले। तो हिंदी तो सबको आती है, ऐसा कोई है जिसको हिंदी बिल्कुल भी समझ नहीं आती? Is there anyone who don't understand Hindi? अरे बोलो तो। नहीं सर, आती है। आती है, सबको समझ आती है ना? ठीक है, हाँ सर आता है। यस। यस सर। ओके। तो वेरीफाई द डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर द फंक्शन। देखो फंक्शन गिवन है। सर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव डन। Yes, right, we have done. I'm just giving you more questions for understanding. But this is my last question in the solve problem which I am doing. After that you all have to do the practice. तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी है इसके बाद, और कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना, ठीक है ना? बट मैंने अगर तुम पीपीटी में भी सॉल्व क्वेश्चन चेक करोगे तो आई थिंक मैंने कम से कम नहीं तो 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व होंगे पीपीटी में, सारे जोड़ के काफ़ी सॉल्व क्वेश्चन करा दिए हैं मैंने, है ना? तो एक एक करके सारे सॉल्व करना पहले, उसके बाद अपने से क्वेश्चन करना, ठीक है? तो डाइवर्जेंस थ्योरम वेरीफाई करनी है, फंक्शन गिवन है, टेकन ओवर। देखो ये इक्वेशन किसकी है? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9। कोई बताएगा? सर्कल की। सर्कल की, है ना? और हमें इसका वो रीजन लेना है जो सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेंट में हो, और x इक्वल टू 2 प्लेन से। तो कोई मेरे को सरफेस बता सकता है क्या बनेगा? एक ये सर्कल है और एक ये प्लेन है, x इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा ये सर्कल तुम्हारा, और इसमें लिखा है कि x इक्वल टू 2 तक लेना है, तो और फर्स्ट ऑक्टेंट में लेना है। तो कोई बता सकता है कि सरफेस क्या बनेगा? सर सरफेस क्या बनेगा मतलब? इन सरफेस ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे अगर ये पिछले क्वेश्चन डिस्कस करो सब में, फिर ये जैसे ये सरफेस है, इसमें कौन है, तो मैं हाँ। पूछ रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में किस तरीके का सरफेस बनेगा? कोई आइडिया किसी को समझ आ रहा है? अगर बना के मेरे को बता पाए, मतलब दिखा ना पाए, जस्ट मुंह से बता पाए कि हाँ सर इस तरीके का सरफेस होगा और बनेगा, तो बताओ मेरे। एनीवन?
इन्वर्टेड कोन नहीं, कोन तो नहीं बनेगा। देखो कोन बनने के लिए ना ये जो रेडियस है जो इसमें फिक्स है ये फिक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये फिक्स होगी। Sir, it will be a cylinder. एग्जैक्टली इट विल बी अ सिलेंडर, राइट। Yes. तो सिलेंडर होगा, पर सिलेंडर पूरा सिलेंडर नहीं है, क्योंकि इट्स मेंशन दैट हमको सिर्फ फर्स्ट वी हैव टू टेक ओनली इन द फर्स्ट ऑक्टेंट, The सिर्फ first फर्स्ट octave. है ना। तो उस सिलेंडर का एक जो पोर्शन जो फर्स्ट ऑक्टेंट में आएगा वो लेना है। इस तरीके की फिगर बनेगी। ये समझ आ रहा है कैसे बना? अगर तुम सिलेंडर को काट दोगे एक ऑक्टेंट में, ऐसे ही दिखेगा ना, मतलब एक ऑक्टेंट का पोर्शन हमने ले लिया। सो दिस इज x इक्वल टू 0 इन yz प्लेन, और ये x इक्वल टू 2 हो गया। तो हमने 0 से 2 तक वेरी किया, और ये हमारा सरफेस है, ठीक है। तो हमको डाइवर्जेंस थ्योरम वेरीफाई करनी है इसमें। डाइवर्जेंस थ्योरम इसमें वेरीफाई करनी है हमको। तो डाइवर्जेंस थ्योरम के दो पार्ट होते हैं, एक तो वॉल्यूम इंटीग्रल और दूसरा सरफेस इंटीग्रल। So first let us solve the volume integral, that is del dot f dv, or divergence of f dv. So कितने न्यू स्टूडेंट्स हैं आज? आई थिंक आज काफ़ी हैं। हाउ मेनी न्यू स्टूडेंट्स आर देयर? एक बार चैट में मैसेज करके बताओ कौन किस किस की फर्स्ट क्लास है, और सेकंड है तो भी बता दो। अमन 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 तुम्हारी फर्स्ट क्लास है। तुम्हें पता है ना कि मंडे को तुम लोग के एग्जाम है? हाँ सर। हाँ, तो पीपीटी Yes, sir. तो आदर्श ये नए बच्चों को ग्रुप में ऐड कर देना। जिसकी भी फर्स्ट क्लास है, जिसने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया फिजिक्स वाला, वो ज्वाइन कर लेना, और उस ग्रुप में से तुमको सब कुछ मिल जाएगा। पीपीटी जो फर्स्ट लेक्चर से अब तक है जिसमें से पेपर आएगा, और कौन सी बुक मैंने रेफर करी है, जो भी है सब तुम्हें उस ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। आदर्श इन लोगों को ऐड कर देना यार, ठीक है। और बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स तुम लोगों को यूईएम जयपुर के चैनल पे मिल जाएंगे। अगर मैं एक बार फिर से चैनल का लिंक भेज देता हूँ, वैसे वो तुम यूट्यूब पे खुद भी ढूंढ सकते हो, मैं फिर भी भेज देता हूँ। जो जो इस ग्रुप में नहीं है इसमें ऐड हो जाना, सारी डिटेल्स तुम्हें फिजिक्स की मिल जाएंगी। और ये चैनल है, इससे तुम सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हो, और कोई दिक्कत आए किसी भी चीज़ में, इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम तो मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है। और एग्ज़ाम जरूर देना, जितना हो पाए उतना करना। तो आ जाते हैं इस पर। तो पहले डेल डॉट एफ डी वी निकालते हैं। एफ फंक्शन तो हमारे पास है ही, दिस इज द फंक्शन, एंड दिस इज द डेल ऑपरेटर, एंड डू द डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसका, तो आई वाला आई के साथ आएगा, जे वाला जे के साथ, और के वाला के साथ। तो 2x² y का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, 4xy। सेकंड y² का करेंगे तो हो जाएगा 2y, और 4xz² का करेंगे तो हो जाएगा 8xz, ठीक है, इंटू dx dy dz। अब हमको लिमिट्स पुट करनी है। तो सबसे पहले z की लिमिट, कोई बता सकता है z की लिमिट क्या कहाँ से कहाँ तक होगी? इनको देख के, इन इक्वेशंस को देख के।
Sir, under root of 9 minus y. अंडर रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर, ये तो अपर लिमिट हो गई ना, और लोअर लिमिट 0 सर। 0. 0, बिल्कुल फर्स्ट ऑक्टेंट में 0। तो 0 से 0 रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गई z की लिमिट। और y की लिमिट के लिए जब हमने z इंटीग्रेट कर दिया तो यहाँ z 0 कर सकते हैं, तो यहाँ से y की लिमिट y आ जाएगा तुम्हारा रूट प्लस माइनस 3, पर क्योंकि हम सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेंट में डील कर रहे हैं तो सिर्फ यहाँ प्लस 3 हो जाएगा, तो y हो जाएगा तुम्हारा 0 से 3, और x हमको पता ही है क्योंकि x इक्वल टू 2 प्लेन तक हमको इंटीग्रेट करना है, तो x 0 से 2 हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों इंटीग्रेशन हमारे पास हो गए, तीनों लिमिट हमारे पास हो गई। अब इंटीग्रेशन का जब देखो कुछ बच्चों को अगर इंटीग्रेशन में दिक्कत हो, इफ एनी ऑफ यू हैव अ प्रॉब्लम इन इंटीग्रेशन, मैंने सिर्फ 2 या 3 ही फॉर्मूले बेसिकली इंटीग्रेशन में यूज किए हैं। उसमें से सबसे पहला तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है जो तुम लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, सबने पढ़ा है ना, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये सबको पता है फॉर्मूला? यस सर। दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा sin थीटा होता है। तीसरा इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा माइनस cos थीटा होता है। इन तीन के अलावा रेयरली कोई फॉर्मूला तुम्हारा मतलब इस पूरे वेक्टर कैलकुलस में ये तीन बेसिक सबसे जरूरी फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के टाइम जो ज़्यादा यूज होंगे तुम्हारे, और ये तुम लोग यू ऑलरेडी स्टडीड इन 12th क्लास। ठीक है, सो इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा डेप्थ में घुस के अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है किसी को भी, बस ये दो तीन फॉर्मूले याद रखना हो जाएगा। तो पहले z इंटीग्रेट करेंगे, इसमें z नहीं है तो इंटीग्रेट करके z आ जाएगा, इसमें z नहीं है तो z आ जाएगा, इसमें z है तो z स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, और 8 2 से कटेगा 4, ये हो जाएगा 4xz स्क्वायर, एंड लिमिट विल बी 0 टू रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। देन वी कैन पुट द z लिमिट, देन वी हैव टू इंटीग्रेट इन टर्म्स ऑफ y की टर्म में इंटीग्रेट करेंगे, y की टर्म में इंटीग्रेट करके तुम्हारा ये आएगा, इसमें तुम y, ये इंटीग्रेशन तुम ट्राई करके देखना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ए दिस स्टेप, ये वाला और ये वाला, इन दो स्टेप के बीच में 2-3 स्टेप आएंगे जब तुम इंटीग्रेट करोगे ना, इसको तुम क्या कहते हैं, रूट में 9 माइनस वाई स्क्वायर को तुम कुछ मान सकते हो, जैसे t मान लिया तो ये हो जाएगा 2y dy इज इक्वल टू dt, फिर तुम ये y को रिप्लेस कर सकते हो, मतलब 2-3 स्टेप का इंटीग्रेशन होगा, ट्राई करके देखना, नहीं हो तो पूछ लेना। ठीक है, तो पर ओवरऑल उसका जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा जो मैंने लिखा है। फिर हम y की लिमिट पुट कर सकते हैं 0 से 3, देन y और z का इंटीग्रेशन हो गया तो सिर्फ x रह गया, बस लास्ट में x को इंटीग्रेट किया और x की लिमिट पुट की, तो हमारा आंसर आ गया 180। तो वी आर गेटिंग दिस आंसर थ्रू द वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल से ये आंसर हमारा आ रहा है, लेकिन हमको डाइवर्जेंस थ्योरम वेरीफाई करनी है, वी हैव टू वेरीफाई द डाइवर्जेंस थ्योरम, so we have to calculate the right hand side also for this equation, and right hand side means we have to calculate the surface integral of this equation. So basically in volume integral we don't need surface बनाने की, वॉल्यूम इंटीग्रल में कोई खास जरूरत पड़ती नहीं है, मतलब अगर सरफेस तुम नहीं भी बनाओगे तो भी देखो ये कुछ सर वॉल्यूम इंटीग्रल से हमने सॉल्व कर लिया, मतलब हमें चाहे ना भी पता हो कि सरफेस कैसा है हम कर सकते हैं, पर सरफेस इंटीग्रल में प्रॉपर सरफेस बना के हमें चेक करना पड़ेगा कितने सरफेस हैं। तो ये कोई बता सकता है इसमें कितने सरफेस हैं? कैन एनीवन टेल हाउ मेनी सरफेस दिस फिगर हैज? Sir, 5. 5 और 5 5 होगी ना। वन इज दिस 5. वन इज OCE, वन इज ABB, वन इज दिस below AOCB and किसी का स्पीकर वो माफी जरूर अपना स्पीकर बंद कर लोगे, थोड़ी सी वॉइस आ रही है पीछे से। हाँ अब ठीक है। तो 5 सरफेस हो गए, एक एक करके सबका इंटीग्रेशन चेक करेंगे। तो f.n(ds ओवर द सरफेस S को हम 5 सरफेस में तोड़ सकते हैं, 1 2 3 4 5, और ये 500 सरफेस यही है, एक एक करके चेक करोगे। OABC
नीचे वाला, OCE ये वाला, OADE ये वाला, ABD ये वाला, and this BDEC, this one, this curved surface. So first let's calculate this BDEC, this curved surface. So F we already know. N cap कैसे निकालेंगे, कोई बता सकता है? Can anyone tell how to? इसमें तुम चेक कर ही पा रहे हो, ऑलरेडी लिखा हुआ है, बट ये पॉइंट सबको क्लियर है ना कि नॉर्मल टू द सरफेस कैसे निकालते हैं, हाउ वी कैलकुलेट नॉर्मल टू द सरफेस. इफ एनी सरफेस इज गिवन एंड यू वांट टू कैलकुलेट द नॉर्मल, अगर कोई सरफेस मैंने दिया और मैंने तुमसे पूछा इस सरफेस पे नॉर्मल निकालना है तो कैसे निकालोगे, तुम सब लोग पता है ना? Sir, we will simply differentiate each term. हाँ, ग्रेडियंट ले लेंगे, वी जस्ट टेक ग्रेडियंट, है ना. तो इसमें देखो ये कर्व्ड सरफेस तो हमें पता है कौन सा है, ये कर्व्ड सरफेस तो y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, तो हमने सिंपल इसका ग्रेडियंट ले लिया, तो हमारा जो नॉर्मल आ गया 2y j कैप प्लस 2z k कैप. अब क्योंकि हमें हमेशा यूनिट नॉर्मल चाहिए होता है तो इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा यूनिट नॉर्मल आ गया. ठीक है, और देखो जब डिवाइड किया तो वी आर गेटिंग दिस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर एंड दिस इज 9, सो वी कैन पुट दिस. तो अब नॉर्मल आ गया. अब यहाँ पे ds कैसे निकालेंगे? अगेन वी कैन प्रोजेक्ट दिस कर्व्ड सरफेस इन एनी प्लेन. इसको हम xy प्लेन में प्रोजेक्ट करेंगे तो हमारा ds आ जाएगा वही जो आता है dx dy अपॉन n डॉट k कैप. कल के टेस्ट के 2 क्वेश्चन किसी ने फोटो ली या कुछ किया, क्योंकि मैं वो टाइप करके दिए थे और मेरे पे उनका वो नहीं है, मतलब क्या क्वेश्चन थे, किसी को याद है? आई थिंक एक किसी से रिलेटेड था. एक था सर डायरेक्शनल डेरिवेटिव. डायरेक्शनल डेरिवेटिव काफी लोगों का गलत है, तो ये पॉइंट ग्रेडियंट इनटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर. एग्जैक्टली, बट आई थिंक एक ही बच्चे का ठीक था, सिर्फ अर्हित का ठीक था. I also give मतलब gradient into dot product of r vector, that one. बट तुमने शायद r वेक्टर से कर दिया होगा, यूनिट वेक्टर से नहीं किया होगा, है ना? That can be. हाँ, चलो वो भी अभी डिस्कस करेंगे, पहले क्वेश्चन कर ले. तो यहाँ से हमारा ds आ जाएगा dx dy अपॉन n डॉट के, तो ये ds आ गया हमारा. अब हम सारी वैल्यूज इसमें पुट कर सकते हैं अपने इस इंटीग्रेशन में. और ये वाला इंटीग्रेशन फिर से YZ प्लेन की अगर हम बात करें, क्योंकि YZ प्लेन में ये सर्कल है, देख रहे हो, एंड व्हेनेवर वी सी सर्कल, जहां भी सर्कल दिखे उसको तुम पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर सकते हो. देखो कल किसी ने वो क्वेश्चन पूछा था ना कि हम r cos थीटा r sin थीटा क्यों ले रहे हैं. देखो आज हम r नहीं ले रहे, आज 3 sin थीटा और 3 cos थीटा लिया, क्योंकि आज जो सर्कल है वो फिक्स है और ये हर जगह इसकी रेडियस 3 है. और लास्ट क्लास में जो था ये देखो, ये इस सर्कल डोंट हैव एनी फिक्स्ड रेडियस, इसकी रेडियस 0 से वेरी होके यहाँ 2 तक जा रही थी, तो हम डायरेक्ट r नहीं ले सकते थे. अब आज देखो इसकी रेडियस हर जगह 3 फिक्स है, तो हम डायरेक्ट 3 sin थीटा और 3 cos थीटा पुट कर सकते हैं. आदर्श तुमने पूछा था ना? Yes sir. अभी समझ आ गया? जी सर. है ना? तो बस अब सीधा r 3 cos थीटा 3 sin थीटा पुट कर सकते हैं. अब देखो यहाँ थोड़ा सा लिमिट समझना पड़ेगा. r की देखो x की लिमिट तो जो भी है वो है. अब यहाँ पे थीटा की लिमिट बता सकते हैं कोई कितनी होगी? जैसे तुम्हें दिख ही रही है 0 से π/2, क्यों 0 से π/2 ये कोई बताएगा? Can anyone tell me why? Distance is π/2. The distance is π/2. Along the circle. Yes, means we are completing only one quadrant, एक क्वाड्रेंट. ये भी क्वेश्चन कल किसी ने पूछा था, न्यू स्टूडेंट ने, अंकिता तुमने पूछा था ना कि हम 2π क्यों ले रहे हैं? हाँ सर. सर यहाँ पर cos का कर्व π/2 का डिफरेंस में जाता है. हाँ देखो ये, क्योंकि देखो हम सिर्फ एक ऑक्टेंट में जा रहे हैं. अगर हम एक पूरा सर्कल पूरा करते हैं, पूरा सर्कल हमारा 4 क्वाड्रेंट में आता है ना, तो 4 क्वाड्रेंट में 2π हम कवर करते हैं. यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेंट लेना है, तो 2π/4 हो जाएगा तुम्हारा π/2. ठीक है, तो थीटा की लिमिट हो गई 0 से π/2 और x की तो हमें पता है 0 से 2. तो जस्ट इसको इंटीग्रेट करेंगे और ये तुम्हारा ये वाला इंटीग्रल आ जाएगा 108. इसमें किसी को कोई दिक्कत इस वाले इंटीग्रेशन में? ठीक है,
तो अब Yes, sir. नेक्स्ट वाला चेक करते हैं, ओ ए बी सी। ओ ए बी सी काफ़ी, ये वाला काफ़ी इजी है। देखो एफ ले लिया, और क्योंकि ओ ए बी सी हमारा एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है, तो इस पे जो नॉर्मल होगा वो होगा जेड, मीन्स के कैप। तो डॉट के कैप कर दो, और ये के कैप करोगे तो ये आ जाएगा 4xz², और इसको इंटीग्रेट करके देखना, क्योंकि हम एक्स वाई प्लेन में हैं। कोई बता सर सकता है? हाँ माइनस बोलो। ऊपर की तरफ है सर, तो माइनस क्यों लिखे क्या? ये मिस्टेक होगी, इसको प्लस कर देना, फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि ये इंटीग्रेशन ही 0 आएगा, है ना, क्योंकि वो गलती हो गई है, इसको तुम ठीक कर लेना, छोटी छोटी गलती कभी हो जाती है पीपीटी में। तो देखो इस प्लेन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, और ये प्लेन एक्स वाई प्लेन में है, और एक्स वाई प्लेन में जेड की वैल्यू कितनी होगी? 0. 0। तो यहाँ इंटीग्रेशन के अंदर जेड आ रहा है, तो जेड तो 0 है, ये 0, ये इंटीग्रल ही खत्म 0 हो हो गया, जाएगा. है ना। फिर ओ ए डी ई को इंटीग्रेट करेंगे, ओ ए डी ई, ये एक्जेक्ट प्लेन में है, और तो इसमें y की वैल्यू 0 होगी, इस तरह ये वाला इंटीग्रल भी 0 हो जाएगा। तो 3 इंटीग्रल हमारे सॉल्व हो गए, एक आया और 2 की वैल्यू 0 आई। अब बचे कौन से? ये वाला, एक ये और एक ये। तो अब ओ सी ई के बारे में बात करते हैं। ओ सी ई, देखो ओ सी ई का नॉर्मल, क्योंकि ये क्लोज सरफेस है तो माइनस एक्स डायरेक्शन की तरफ होगा, ये समझ आ रहा है ना? दिस पॉइंट इज क्लियर व्हाई द नॉर्मल ऑफ ओ सी इज माइनस आई कैप। इस देखो एरो देखो, इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज माइनस एक्स। तो ओ सी ई, ये एफ हो गया, और ये डॉट एन कैप आई कैप, तो ये हो गया हमारा -2x²y। लेकिन हम वाई जेड प्लेन में इंटीग्रेट कर रहे हैं, और वाई जेड प्लेन में x की वैल्यू 0 होती है, तो ये इंटीग्रल भी 0 हो गया, ठीक है। तो एक इंटीग्रल की वैल्यू आई और 3 इंटीग्रल 0 आए। अब लास्ट इंटीग्रल ए बी डी का नॉर्मल प्लस आई कैप होगा इस डायरेक्शन में, हमने ले लिया आई कैप, ये आ गया 2x²y। देन जस्ट पुट y लिमिट in terms of z and z limit and you will get this value 72। देखो ये 0 नहीं आ रहा है, तो 5 इंटीग्रल हमने कैलकुलेट किए, 1 2 की वैल्यू आई और 3 0 आए, और पांचों को ऐड कर दो, टोटल 180 आ गया। तो जो हमने वॉल्यूम इंटीग्रल से निकाला था वो भी 180, और जो सरफेस इंटीग्रल से निकाला वो भी 180, तो हमारी डाइवर्जेंस थ्योरम वेरीफाई हो गई। So then volume integral was comparatively easier than a surface Yes. integral. एनी टाइम, ये मैंने बताया भी था तुम्हें, वॉल्यूम इंटीग्रल पढ़ाते थे कि वॉल्यूम इंटीग्रल कैलकुलेट करना मच इजियर होता है सरफेस इंटीग्रल से। मींस वॉल्यूम इंटीग्रल में ज्यादा सरफेस वगैरह पता करने की जरूरत नहीं है, जस्ट अगर लिमिट तुम ढंग से चेक कर पा रहे हो, इफ यू आर एबल टू चेक द लिमिट्स देन यू कैन डू वॉल्यूम इंटीग्रल वेरी इजीली। ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं होती। पर सरफेस इंटीग्रल में प्रोजेक्शन, नाउ यू आर यूज्ड टू दिस टर्म, दिस ds is equal to dx dy upon n dot k, right? Yes, sir. है ना। नाउ यू नो दैट इफ वी आर प्रोजेक्ट, अगर हम एक्स वाई पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो dx dy अपॉन n डॉट k कैप होगा। अगर हम वाई जेड प्लेन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो dy dz अपॉन n डॉट x होगा। तो इस तरीके से ये चीजें अब तुम यूज टू हो गए हो। पर हाँ, इन द स्टार्टिंग सरफेस इंटीग्रल इज वेरी ट्रिकी। सो मेरी तरफ से सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, मैंने तुम्हें हर वैरायटी के क्वेश्चन बता दिए हैं जो मैं बता सकता हूँ। अब एक बार पहले सारे स्टूडेंट्स जिसको जो डाउट है एक एक करके पूछो, फिर मैं थोड़ा सा रिवीजन मेन टॉपिक का थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा ताकि नए स्टूडेंट को आइडिया लग जाए। हाँ पूछो, किसी ने पढ़ाई की हो तो कोई डाउट हो। सर मैंने जो आपको पूछा तो नंबर 62 नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा उसका आंसर? 62 का नहीं आ रहा, बाकी तो आ गया। 59 तो और आ 60। हाँ वो मैंने गलत किया था एक उधर। मैं बोल रहा था ना तुमने गलत किया है। 62 का नहीं आ रहा है ना अभी? नहीं सर। पक्का? तो इस बार तुम ठीक हो, आंसर गलत है। हाँ सर 62, अगर मुझे पता नहीं कि मैं प्रोसेस कुछ गलत कर रहा हूँ कि नहीं, लेकिन 62 मतलब नहीं आ रहा। 60 तो 59 और 64 आ गया। उधर कुछ गलत किया था, ठीक कर दिया, हो गया। एक बार मैं चेक कर लूंगा। कोई नहीं, मैं चेक कर लूंगा। मतलब मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब आखिरी स्टेप में वो नहीं आ रहा वो साइड वाला। ठीक है। किसी और ने ट्राई किया था 60 सेकंड क्वेश्चन
आई थिंक असाइनमेंट में करके दिया होगा इन बच्चों ने, मैंने भी चेक नहीं हाँ सर किया था। है ना। तो आंसर मैच हो रहा था बुक के आंसर से या अलग आ रहा था? हाँ हो रहा था। हो रहा था। तो इसका मतलब सुरीत तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो फिर से। कुछ तीसरी भी नहीं है, बार। मैं गड़बड़ कहाँ कर रहा हूँ, वो पता नहीं चल रहा। एक कोई बार नहीं, कोई बोल ही नहीं। दीजिए, बोल मैं दीजिए। सॉल्यूशन करके दे दूंगा, ठीक है। और किसी को डाउट और बताओ? आदर्श, तनिष्क, प्रज्ञा, अभी सर वो क्वेश्चन था ना कल को, उसमें कल IMCRP। IEMCRP में क्या क्वेश्चन था? हाँ पूछो पूछो। हाँ देखो, डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ। डायरेक्शनल डेरिवेटिव सुन लो सारे, क्योंकि इससे क्वेश्चन मैंने एक्चुअल में दिया है तुम्हारे एग्जाम में। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी का भी तुम्हें निकालना है, मान लो मैं तुम्हें बोलता हूँ आर वेक्टर का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, तो सबसे पहले उसका ग्रेडियंट लो, ठीक है। मतलब कहीं भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव पढ़ते हो उसका मतलब ही होता है ग्रेडियंट लेना ही है, ग्रेडियंट के बिना डायरेक्शनल डेरिवेटिव नहीं आएगा। तो अगर आर का तुम्हें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने को बोले कोई फंक्शन है तो डेल ऑफ आर करना है, ठीक है। उसके बाद जिस भी डायरेक्शन में निकालने को बोला जाए उसके यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे, ठीक है। मैंने क्वेश्चन क्या दिया था कल वाले टेस्ट में, याद है किसी को? द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ आर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप। आर कैप तो क्या होगा? डेल आर डॉट आर कैप नहीं होगा, फाई का होगा आई थिंक, आर नहीं। फाई डॉट आर कैप। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर या आर कैप मैंने लिखा होगा। तो देखो तुम्हें फाई का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है तो डेल फाई हो गया, और आर की डायरेक्शन में निकालना है। हालांकि उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया था आर कैप, तो क्वेश्चन कोई रह ही नहीं गया था, डेल फाई डॉट आर कैप। लेकिन अगर आर सर कैप नहीं, अगर ऐसा कोई ऑप्शन रहता है कि फाई डॉट आर वेक्टर बाई आर कैप, देन वो भी तो करेक्ट होता है। फाई, हाँ वो भी करेक्ट होगा, बिल्कुल सही। फाई हाँ। अगर कोई ये ऑप्शन है डेल फाई डॉट आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तो वो भी हाँ ठीक होगा, ठीक है ना। तो वो बाई डिफॉल्ट आर कैप हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। बट ये सर एकदम दिमाग में, हाँ बोलो आदर्श। सर ये वाला तो राइट किए थे, मतलब दूसरा वाला और एक तो था ना, दूसरा वाला कौन सा था? वो उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए सर। अच्छा, किसी को याद है? ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 1 आई कैप प्लस ओमेगा 2 जे का ओमेगा 3 अच्छा, के का वो। अरे ये वो समझिए ये क्वेश्चन तो आदर्श आई थिंक पीपीटी में सॉल्व है। ओके सर। आंसर इसका कितना आएगा उसका? 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा, 2 टाइम्स आता है। एक सेकंड मैं पीपीटी में चेक कर लेता हूँ, पर मुझे अच्छे से याद है पीपीटी में सॉल्व हो क्वेश्चन ना। बीच में कुछ क्वेश्चन मैंने हाथ से करके पीपीटी में अपलोड किए थे ना, वो वाले पोर्शन में सबसे पहला क्वेश्चन होगा ये रहा, 2 ओमेगा होगा। देखो यहाँ पे मैंने तुम्हें जस्ट दिया था और फिर आगे इसका सॉल्यूशन भी दिया था, ये रहा, देखो ये रहा, है ना सॉल्यूशन, ये रहा 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा, ठीक है। यस सर। सर मैंने लास्ट लाइन तक किया था यहाँ तक, फिर शायद 0 मार दिया या 2 मार दिया। कल तुम्हारा क्लास में ध्यान नहीं था ना, तो पीपीटी का क्वेश्चन भी भूल गए। सर आप टीज कर रहे हैं। नहीं, ठीक है। तो और बताओ, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव सबके दिमाग में एकदम फिट हो गया, मतलब बिल्कुल दिमाग में डाल लो। डायरेक्शनल डेरिवेटिव जिसका भी निकालना है उसका ग्रेडियंट करना है, उसके बाद यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है। और यस सर। किसी का भी निकालने को आ सकता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, 1/r², 1/r की पावर n, 1/r की पावर 3। मतलब ये मैं एक आइडिया दे रहा हूँ तुमको कि इस तरीके से आ सकता है। अगर मान लो मैं तुमसे पूछता हूँ 1/r की पावर n का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या आंसर दोगे मेरे को? मैं तुमसे कहता हूँ 1/r की पावर n का डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए r वेक्टर की डायरेक्शन में, तो मेरे को बता सकते हैं क्या इसका आंसर होगा? जस्ट फंक्शन बता दो, कैलकुलेशन तो बाद में कर सकते हो। एनी फाई अपॉन 1/r टू द पावर n डॉट आर कैप। हाँ, डेल इनटू 1/r की पावर n मींस ग्रेडियंट ऑफ 1/r की पावर n डॉट आर कैप। ये कैलकुलेट करके जरूर देख लेना, अगर लिख लो इस क्वेश्चन को सारे एक बार कॉपी में, अगर होमवर्क में कर पाओ तो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। लिख लो,
1 अपॉन आर की पावर n का डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन आर की पावर n इन डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। ट्राई करके देखना कर पाते हो क्या। और ये r की पावर n में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पेपर में क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। n की जगह 1 पुट किया जा सकता है, n की जगह 2 पुट किया जा सकता है, आई कैन गिव 3 4 5 6। तो अगर तुम एक जनरलाइज क्वेश्चन कर लोगे r की पावर n तो तुम फिर कुछ भी मतलब कर सकते हो, समझ गए। सर एंड आर को xi कैप प्लस yj कैप। हाँ r हमेशा xi yj z के होगा। वेयर एवर यू सी r वेक्टर इट इज xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। न्यू स्टूडेंट्स स्पेशली एकदम सुन लें, पुराने को तो फिर भी एक दो बार मैंने बताया हुआ। वेयर एवर यू सी r वेक्टर, उसको मतलब कहीं मेंशन होगा वैसे मोस्टली क्वेश्चंस में, लेकिन अगर नहीं भी होता है कि r वेक्टर क्या है तो उसको खुद से xi प्लस yj प्लस z के लेना क्वेश्चन करते टाइम, ठीक है। तो हाँ, और बताओ और डाउट। प्रज्ञा कुछ पढ़ाई करी, कुछ पूछने डाउट नहीं? ओके, तो फिर मैं कुछ टॉपिक्स तुम्हें एक एक करके चेक करते हैं। मेन चीजें जो होंगी ना, मेन पॉइंट, वो तुम्हारे शुरू से एकदम रिवाइज हो जाने चाहिए। नए स्टूडेंट थोड़ा ध्यान दे लें क्योंकि ये सब तुम्हारा कवर हुआ नहीं है। देखो वेक्टर्स और स्केलर्स क्या होते हैं तो सब लोगों ने पढ़ा ही है 12th में, तो ये तो मेरे को बताने की जरूरत है नहीं। वाटर वेक्टर्स, वाटर स्केलर्स, वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है, ये भी हम लोग को पता है। और दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं ये भी हम लोगों को पता है कि अगर दो वेक्टर अगर नेगेटिव है, मतलब a इज इक्वल टू माइनस बी, इट मीन्स a का मैग्नीट्यूड b के इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो अपोजिट वेक्टर माइनस a होता है, a माइनस a। अगर कोई वेक्टर है हमारे पास a इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, तो उसका मैग्नीट्यूड इस तरीके से डिनोट करते हैं, मॉडुलस ऑफ a इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ये भी आई थिंक मैनी स्टूडेंट्स हैव प्रॉब्लम इन कैलकुलेटिंग द मैग्नीट्यूड, तो ये बिल्कुल ध्यान से देख लो। अगर कोई भी वेक्टर है, ये एक जनरल वेक्टर है a, इसकी जगह अगर r वेक्टर होता है xi प्लस yj प्लस zk, तो उसका मैग्नीट्यूड होगा रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसके कंपोनेंट्स का स्क्वायर लेके ऐड करो और रूट ले लो, ठीक है। i कैप, j कैप, k कैप यूनिट वेक्टर होते हैं x, y और z डायरेक्शन में। तो कहीं भी ये तीन वेक्टर दिखें तो और इनका मैग्नीट्यूड निकालने को बोला जाए तो 1 होगा, ठीक है, अंडरस्टूड है। डॉट प्रोडक्ट लेते हैं अगर टू वेक्टर, इफ वी आर कैलकुलेटिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, इट विल a b cos phi, cos थीटा मतलब cos ऑफ एंगल बिटवीन देम। सो डॉट प्रोडक्ट में cos आता है और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है। तो अगर किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो कोई मेरे को बता सकता है उसका क्या मतलब है? कैन एनीवन टेल? इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर इज 0, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? दे आर 90 डिग्री। हाँ बिल्कुल, इट मींस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है क्योंकि cos 90 हो जाता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो वेक्टर 0 होगा। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं कि इज इट नेसेसरी दैट इफ द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर इज 0 देन एनी ऑफ द वेक्टर इज 0। ऐसा जरूरी नहीं है, अगर एंगल 90 होगा तो भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे i डॉट j 0 है, j डॉट k 0 है। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो i वाला होता है, j वाला होता है, k वाला होता है। ये बिल्कुल दिमाग में एकदम, मतलब इसमें कहीं तुम्हें टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, ये करके ही नहीं देखना है। कई बार बच्चे बीच में स्टेप्स लिख देते हैं, जैसे अगर तुम इसको पूरा सॉल्व करोगे तो इसमें एक स्टेप ये भी आएगा a1 b2 i डॉट j, और क्योंकि i डॉट j 0 होता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर पेपर में भी क्वेश्चन कर रहे हो तो ये सब टर्म्स तुम्हें लिखनी नहीं है, मतलब टाइम वेस्ट होगा। ये सब टर्म्स खुद ही एज्यूम करके चलनी है कि ये होगा ही नहीं, ये तो आएगी नहीं, तो टाइम वेस्ट नहीं करना इन सबको लिखने में। जस्ट जो जो तुम्हें पता है होना है वही लिखना है। जैसे देखो हमें पता है i होता है तो जस्ट i वाले टर्म्स लिखे, j होता है j वाले टर्म्स लिखे, ठीक है। इसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो साइन आता है, और
डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में एक डिफरेंस होता है कि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है। तो कॉम्यूटेटिव मीन्स अगर हम बी डॉट ए बी करते हैं, इफ वी आर डूइंग बी डॉट ए और ए डॉट बी, इट विल बी सेम, दोनों का सेम आंसर आएगा। लेकिन अगर हम ए क्रॉस बी करते हैं और बी क्रॉस ए करते हैं तो आंसर सेम नहीं आएगा, ठीक है, माइनस आ जाता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन भी होता है। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अगर अपवर्ड है तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, ठीक है। ए क्रॉस बी निकालने के लिए और एक और चीज अगर तुमसे परपेंडिकुलर वेक्टर कैलकुलेट करने को कहा गया है, आई थिंक मैंने क्वेश्चन भी कराए थे इस पे, तो तुम दो तरीके से निकाल सकते हो, एक ए क्रॉस बी से भी निकाल सकते हो और ए डॉट बी से भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो पेपर में तुम देखना, अगर मान लो परपेंडिकुलर वेक्टर कभी निकालने को आ जाए, कि कौन सा मेथड तुम्हें सूट कर रहा है और किससे तुम जल्दी निकाल पा रहे हो, ये तुमको वहां खुद डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कुछ लोग क्रॉस प्रोडक्ट जल्दी कर लेते हैं, कुछ डॉट जल्दी कर लेते हैं, वो तुम लोगों पे है कंप्लीटली। तो डिटर्मिनेंट मेथड से हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। सर हाँ बोलो। डॉट प्रोडक्ट से कैसे परपेंडिकुलर निकालते हैं, उसका सिंटेक्स थोड़ा बता देना। ये रहा ना ये क्वेश्चन, अभी बताता हूँ, ठीक है। ओ समझ गया, वो बोला देखे थे। हाँ अभी बताता हूँ, क्वेश्चन आ रहा है। तो मान लो अगर एंगल निकालना है तुमको दो वेक्टर के बीच का, तो सिंपली एक वेक्टर, देखो इस ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस वाई। पहले हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं और हमें पता है आई आई जे जे के का होता है, तो ये डॉट प्रोडक्ट हम निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड भी हम निकाल सकते हैं ए और बी का, और इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा फाई का वैल्यू आ जाएगा। अब देखो एक ये था, एक तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव था और एक ये था प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन वाली चीज भी बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो अभी के अभी। अगर मैं किसी भी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे निकालने को बोलता हूँ, इट मींस उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा दूसरे वेक्टर के यूनिट से। बेसिकली ये एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव ही है एक तरीके से, ठीक है ना। अगर मतलब इस बस डायरेक्शनल डेरिवेटिव में ग्रेडियंट करते हैं, इसमें डायरेक्ट वेक्टर ले लेते हैं क्योंकि वो फंक्शन होता है, तो फंक्शन से वेक्टर बनाने के लिए हमको ग्रेडियंट करना पड़ता है। और यहाँ पे ऑलरेडी वेक्टर है, तो अगर ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी पे निकालना है तो हमें ए का डॉट प्रोडक्ट करना है बी कैप के साथ। देखो यहाँ ए डॉट बी कैप, तो उसके लिए बी कैप निकालना पड़ेगा, वेक्टर ऑफ बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सिंपल आ जाएगा। ये रहा वो डॉट प्रोडक्ट से परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने का तरीका। एक रैंडम वेक्टर ले लो सी, जिसको तुमने मान लिया कि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होगा तो उसका ए के साथ भी, देखो अगर कोई वेक्टर दो वेक्टर किसी प्लेन के परपेंडिकुलर है तो उस प्लेन में जितने वेक्टर होंगे सबके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये बात सबको क्लियर है ना? यस सर। अगर कोई वेक्टर किसी प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, मान लो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है कोई वेक्टर, तो एक्स वाई प्लेन में तुम कितने भी वेक्टर बना लो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स बना लो, वो वेक्टर उन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा। समझ गए? यस सर। है ना। तो हमें यहाँ पे दो वेक्टर गिवन है एक प्लेन में, और हमें उस प्लेन के परपेंडिकुलर तीसरा वेक्टर निकालना है, तो तीसरा वेक्टर इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ये दोनों वेक्टर उस प्लेन में हैं ऑलरेडी। These two vectors are already in that plane. So दोनों का एक एक करके डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी C1 C2 C3 में। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, हम पे दो इक्वेशन है और तीन अननोन कोफिशिएंट हैं। क्या इसको सॉल्व कर सकते हो? कैन एनीवन सॉल्व इट? यस सर। सर यस। C3 को के टर्म में दोनों को इक्वेट कर देंगे, फिर C3 के टर्म में C1 C2 आ जाएगा। क्या कह रहे हो? हाँ मतलब वो तो दोनों हाँ साइड बिल्कुल टर्म में ला सकते हैं, पर एग्जैक्ट वैल्यू हम यहाँ से नहीं निकाल सकते क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हम पे तीन ही इक्वेशन होनी चाहिए, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, C1 और C2 को C3 की टर्म में ला सकते हैं, फिर ये पुट कर देंगे क्योंकि C3 जब इसका यूनिट वेक्टर लेंगे तो वो हट जाएगा, तो हम इसको एज अ वेक्टर मान सकते हैं, ठीक है। ये तो ए क्रॉस बी निकाल के दिखाया है, देखो ए क्रॉस बी निकाल सकते हो तुम डिटर्मिनेंट मेथड से, और बी क्रॉस से आया नेगेटिव ऑफ ए क्रॉस बी। ये डेल ऑपरेटर होता है, डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल वाई के कैप। हाँ वही बोलो। प्रीवियस वाला क्वेश्चन में दोनों का ए और बी का
क्रॉस प्रोडक्ट निकालने से भी हो जाता? इस वाले में? का था ना, तो यस हाँ सर। हाँ, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर तुम ए क्रॉस बी करोगे तो भी आ जाएगा। तो ए वेक्टर को लेट ए बी एनी वेक्टर ऑन प्लेन लेना पड़ेगा? नहीं, जस्ट ए क्रॉस बी कर देना जैसे करते हो डिटर्मिनेंट मेथड से, तो आ जाएगा आंसर। ठीक है ना? देखो डेल ऑपरेटर नए स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान से देख लें, मैंने देखा नहीं, मतलब सुना नहीं है। और ये डेल ऑपरेटर होता है, इसको नेबला कहते हैं। डेल बाय ये, और ये डेल है, ये बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव होता है। मतलब x will operate only on x, y will operate only on y and z will operate only on z। तो अगर कोई फंक्शन फाई है जिसका हम ग्रेडियंट निकाल रहे हैं, तो ग्रेडियंट का मतलब डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव होता है डेल फाई बाय डेल एक्स, डेल फाई बाय डेल वाई और डेल फाई बाय डेल जेड। तो ये क्वेश्चन चेक कर सकते हो। क्वेश्चन तो तुम लोग पीपीटी में एक बार गो थ्रू कर लेना, तो तुम लोगों को समझ आ जाएंगे कि कैसे किए हैं। बेसिकली ऑपरेटर वगैरह थोड़ा समझ लो तो तुम कर पाओगे। ठीक है ना? तो अगर ये कोई फंक्शन गिवन है और इसका तुम्हें देखो ग्रेडियंट निकालना है, तो एक टर्म मैं बताता हूँ। मान लो इसका तुम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो, तो जस्ट x वाला डिफरेंशिएट होगा। देखो इस वाले टर्म में x नहीं है, तो इसका x के रेस्पेक्ट में 0 आएगा। इसमें x है, और जो x है सिर्फ उसी का डेरिवेटिव होगा, y का नहीं होगा। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, तो 3 इंटू 2x ये हो गया 6xy i कैप। इसी तरीके से j वाला और k वाला कर सकते हो। ठीक है? और जिस पॉइंट्स पे निकालना है वो पॉइंट्स पुट कर दो। डाइवर्जेंस में हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, डेल डॉट वी। अगर तुम्हें किसी v वेक्टर का डाइवर्जेंस निकालना है, इट मींस उसका डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा। तो जो इसका i वाला कंपोनेंट होगा वो x के साथ, जो j वाला कंपोनेंट होगा y के साथ, और जो k वाला कंपोनेंट होगा z के साथ आ जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव में। ये इस क्वेश्चन से देख सकते हो। ये एक फंक्शन है जिसका तुम्हें डाइवर्जेंस निकालना है। तो देखो x के साथ सिर्फ x स्क्वायर z आएगा, तो x स्क्वायर z का डेरिवेटिव करोगे तो 2xz, ये देखो, दैट्स इट। तो x सिर्फ 2xz पे ऑपरेट करेगा और किसी पे नहीं करेगा। इसी तरह j पे करेगा, k पे करेगा। देन तुम वैल्यूज पुट कर सकते हो तो आंसर आ जाएगा। कर्ल का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट होता है, किसी भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट डेल ऑपरेटर के साथ। और क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम हमेशा मैट्रिक्स मेथड ही यूज करेंगे। कहीं भी तुमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालने को बोला गया, डायरेक्ट निकालने की कोशिश मत करना। वो i क्रॉस j और j क्रॉस k से लगे रहोगे आधा घंटे तक और क्वेश्चन नहीं होने का। मैट्रिक्स मेथड ही तुम लोगों को यूज करना है। फिर हम लोगों ने फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करी थी। फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ लेना। सर हाँ बोलो, हाँ बोलो। कॉल आप कॉल का भी क्वेश्चन दिए थे, कॉल का क्वेश्चन किसमें? ओ आंसर क्या 2 ओमेगा होगा? हाँ, उसका आंसर 2 ओमेगा होगा, बिल्कुल। ओके ओके ठीक है, उसका आंसर 2 ओमेगा होगा। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस मैंने पेपर में तो वैसे दिए नहीं है, पर समझ लेना क्या होता है। इंटरनल में तो मैंने नहीं दिया, पर एक्सटर्नल में आ सकता है। तो उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस हैं ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल पे बेस्ड। क्वेश्चन तो तुम लोग देख लोगे, कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना। और मैं फिर से कह रहा हूँ, पीपीटी के सॉल्व क्वेश्चन और टेस्ट के क्वेश्चन ये जरूर कर लेना सारे बच्चे। मतलब मैंने जितने 12 क्वेश्चन अब तक टेस्ट में दिए हैं, वो 12 क्वेश्चन और पीपीटी में जो भी 20-25 क्वेश्चन है, लगभग 30-35 क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे। ये सारे जरूर कर लेना। तो टेस्ट वाले कहाँ अवेलेबल है अभी? मतलब क्वेश्चन स्क्रीन पे नहीं है। टेस्ट के क्वेश्चन मैंने ग्रुप में भेजे थे, तुम्हें मिले नहीं क्या अभी? एक बच्चा फिर से फॉरवर्ड कर देना, मतलब जिसपे भी होना। कोई नहीं, फिर से फॉरवर्ड कर, आदर्श या प्रज्ञा या अभी तुम लोग एक बार फिर से ना ग्रुप में भेज देना, तो नए स्टूडेंट्स को भी मिल जाएंगे टेस्ट के क्वेश्चन। ठीक है ना? कर देंगे, ये लोग फॉरवर्ड कर देंगे। ओके सर। फिर ये तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है वेक्टर। हाँ बोलो सर, आपको कल एक क्वेश्चन भेजा था, इनवेरियंस का टॉपिक तो नहीं आएगा ना सर? अर्हित तुमने भेजा? अच्छा, मैंने शायद चेक नहीं किया। नहीं, इनवेरियंस पे मैंने नहीं दिया है।
मैं एक बार Okay, चेक कर लेता हूँ क्या क्वेश्चन भेजा था तुमने। ओके सर। नहीं नहीं, क्वेश्चन नहीं, ऐसे ही पूछा था सर, इनवेरिएंस अच्छा, का टॉपिक आएगा कि नहीं। नहीं नहीं, इनवेरिएंस मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया है ना। ओके सर, ओके। फिर हम इंटीग्रेशन पे आ गए थे, इंटीग्रल पोर्शन पे, इनडेफिनेट इंटीग्रल जिसमें लिमिट नहीं होती, और डेफिनेट इंटीग्रल जिसमें लिमिट होती है। और इंटीग्रेशन में मैं फिर से कह रहा हूँ, 2 ही 3 फॉर्मूले हैं जो यूज होंगे, एक x की पावर n का इंटीग्रेशन, और एक साइन थीटा, एक कॉस थीटा। और इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल तरीके से, अगर इंटीग्रेशन पे क्वेश्चन आता है तो एकदम सिंपल है। देखो, आई वाला आई अलग से इंटीग्रेट होगा, जे वाला अलग से होगा, और के वाला अलग से होगा। इंटीग्रेट करो, वैल्यूज पुट कर दो, दैट्स इट। इतना करना है बस, तुम्हें और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। फिर लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल, ये 3 इंटीग्रल हमने पढ़े थे। इस पे क्वेश्चन तो नए स्टूडेंट्स ने देख ही लिए होंगे, पिछली 2 क्लास से हम डिस्कस कर रहे हैं। लाइन इंटीग्रल में किसी लाइन के अलोंग इंटीग्रेट होता है, सिंगल इंटीग्रल होता है। सरफेस इंटीग्रल में सरफेस के अलोंग इंटीग्रेट करते हैं, डबल इंटीग्रल होता है। वॉल्यूम में पूरे वॉल्यूम के अलोंग इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो 3 इंटीग्रेशन होते हैं। तो देखो, इसमें सिर्फ dx dy या dz सिर्फ एक होगा। सरफेस इंटीग्रल में देखो, डबल इंटीग्रेशन का साइन है, तो इस ds की जगह या तो dx dy या dy dz या dx dz आएगा। और वॉल्यूम इंटीग्रल में dv, ट्रिपल इंटीग्रेशन, ठीक है। इसके बाद फिर 3 थ्योरम्स हमने पढ़ी थी, जिसमें सबसे पहले थी डाइवर्जेंस थ्योरम, जो हमारी वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है। बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो, कई बार पेपर में डायरेक्ट लिख देते हैं कि नाम नहीं बताएंगे, तुम्हें लिख देंगे द थ्योरम विच कन्वर्ट द वॉल्यूम इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल। तो तुमको ये भी एकदम दिमाग में फिट होना चाहिए कि डाइवर्जेंस थ्योरम हमारी वॉल्यूम को सरफेस में कन्वर्ट करती है, और स्टोक्स थ्योरम तुम्हारी लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है, और ग्रीन्स थ्योरम तुम्हारी लाइन इंटीग्रल से सरफेस में आती है। मतलब ग्रीन्स तो थोड़ा अलग ही हो जाता है, प्लेन से सरफेस पे आता है, ठीक है। उसके बाद ये तीनों थ्योरम्स हमने पढ़ी थी, सबके एक एक क्वेश्चन किए थे। बस यही, इतना ही तुम्हारा थ्योरी का सिलेबस यही है। इसके बाद सिर्फ प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। तो अगर तुम मेन टॉपिक की बात करो तो डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, पार्शियल डेरिवेटिव, और ग्रेडियंट डाइवर्जेंस, कर्ल और थ्योरम, 5 से 6 तुम्हारे मेन टॉपिक हैं जो एक्चुअल में कवर करनी है तुम लोगों को, और उसके क्वेश्चंस, ठीक है। सर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस विल आल्सो बी देयर? नहीं, सिर्फ मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग ही आएगा वेक्टर्स में, कोई भी ऐसा नहीं आएगा डेफिनेशन टाइप या लिखने का कि व्हाट। मैं बताया ना, फिजिकल सिग्निफिकेंस भी मैं नहीं पूछूंगा इस पेपर में। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम तुम्हारे पांचों क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो तुम्हें हाथ से, और सबके सब एक बार पहले मतलब करके देख लेना कैसे अपलोड करना है, क्योंकि तुम लोगों को क्वेश्चन करके और उसकी या तो जेपीईजी फाइल या पीडीएफ अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, मतलब मल्टीपल चॉइस मना कर दिया था, तो मल्टीपल चॉइस। तो पीडीएफ कहाँ पे अपलोड करेंगे हम लोग? तुमको जो गूगल फॉर्म दिया जाएगा ना, उस गूगल फॉर्म को खोलोगे तो क्वेश्चन के नीचे एक अपलोड का ऑप्शन होगा। तो जैसे ही तुम मान लो पेपर पेन सब अपने पास रखना, उस टाइम पे भागना ना पड़ेगा। तो जैसे एक क्वेश्चन किया, उसकी फोटो ली और उस अपलोड के ऑप्शन में जाके अपलोड कर दी, ठीक है। इसी तरह फिर दूसरे क्वेश्चन में किया, इसी तरह फिर तीसरे क्वेश्चन में, इसी तरह सारे क्वेश्चन में करना है। तो मैं वो बता रहा हूँ कि अपने पास सब कुछ ऑप्शन रखना कि इजीली करके अपलोड कर सको। तो मैं उस टाइम पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि एक्स्ट्रा टाइम जितना मुझे पता है तुम लोगों को दिया जाएगा अपलोड करने के लिए, शायद 15-20 मिनट या, बट अपने पास हर चीज उस टाइम पे अवेलेबल रखना, ताकि टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए तुमने क्वेश्चन कर लिया और तुम अपलोड नहीं कर पाए, ठीक है। Yes, sir. Sir, if something by chance something happens, uncertainty, so then we can just WhatsApp you the. मैं इसकी श्योरिटी नहीं दे सकता क्योंकि ऑफिशियल तो नहीं है, बट क्योंकि चेक तो शायद मुझे ही करने पड़ेंगे लास्ट में। तो मैं कोशिश करूंगा, पर कोशिश करना अपलोड करो, कुछ गड़बड़ ना हो, मतलब कर Yes, पाओ, sir, yes. है ना। तो इसीलिए थोड़ा एक दिन पहले नेट वगैरह अपना चेक कर लेना सब लोग, नेट में कोई उस टाइम पे इशू ना, एग्जाम टाइम पे। और रात को सर मतलब आईपीएल भी नहीं देखना पड़ेगा, डाटा खत्म ना।
हाँ आईपीएल छोड़ देना एक आध दिन। ठीक है, पेपर पे फोकस करो और पूछो, डाउट पूछने हैं। देखो मैंने तुम्हें सारे टॉपिक एक एक करके दिखा दिए और थोड़ा हिंट दे दिया जो मैंने कवर किए हैं अब तक वेक्टर्स में और जो पेपर में आने वाले हैं। तो और किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो क्लियर कर लो, अभी हम पे टाइम है। न्यू स्टूडेंट्स अंकिता और सर एक न्यू स्टूडेंट तो भाग ही गया, सुरेंद्र। हाँ बोलो आदर्श। सर वी आर हैविंग टाइम, सो थ्योरम बता दीजिए ना थोड़ा। थ्योरम क्वेश्चन बताऊं या पूरी थ्योरम ही थ्योरम बताऊं जस्ट? सर सिर्फ थ्योरम ही बता दीजिए, अच्छा से ठीक। क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तीनों थ्योरम। सर एग्जाम में कि सब साम्स होगा कि सर डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, ऐसा भी है कुछ? नहीं सम सिर्फ सम्स, डेफिनेशन Okay. वगैरह कुछ भी नहीं। तुमसे Okay. जिस चीज पे बेस्ड क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन करना है, उसका आंसर सॉल्यूशन अपलोड करना है, दैट्स इट। कोई भी डेफिनेशन मैंने नहीं दी है, मैं पहले बता रहा हूँ। तो रटने की कुछ भी जरूरत नहीं है, याद करने की, ठीक है ना। चलो मैं एक बार फिर से थ्योरम क्लियर कर देता हूँ। देखो सबसे पहले है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ये थ्योरम वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो अगर तुम्हें कहीं भी सरफेस इंटीग्रल है किसी वेक्टर का, जैसे ए वेक्टर है, इसका सरफेस इंटीग्रल हुआ a डॉट एन कैप डी एस, और हमेशा वॉल्यूम इंटीग्रल सॉल्व करना इजी होता है। तो ये थ्योरम बहुत यूजफुल थ्योरम है। और गॉस तो तुम जानते हो, गॉस ने दी थी। तो अगर a डॉट एन कैप डी एस कहीं पे तुम्हें दिख रहा है किसी क्वेश्चन में, तो और सरफेस इंटीग्रल सॉल्व करना तुम्हारे लिए टफ पड़ रहा है, तो तुम उसको सीधा डेल डॉट ए डीवी में कन्वर्ट करके वॉल्यूम इंटीग्रल में आ सकते हो। और डाइवर्जेंस भी कैलकुलेट करना काफी इजी होता है। अगर ए वेक्टर बहुत बड़ा वेक्टर नहीं है तो उसका डाइवर्जेंस बहुत छोटा आएगा, डाइवर्जेंस विल बी वेरी स्मॉल। एंड अभी हमने देखा वॉल्यूम इंटीग्रल कैलकुलेट करना कितना इजी होता है। 3 लिमिट्स इजीली निकालो, पुट करो और इंटीग्रेट कर दो। सो ये थ्योरम सरफेस से वॉल्यूम या वॉल्यूम से सरफेस में जाती है। और देखो ये जो है a डॉट एन कैप डी एस, ये कोई बता सकते हैं इसको क्या कहते हैं? ये राइट हैंड साइड ऑफ दिस थ्योरम, कोई बता सकता है? सर a डॉट n कैप तो प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन n कैप है। नहीं प्रोजेक्शन तो हो गया, पर अगर इस पूरे इंटीग्रेशन की मैं बात करूं, अच्छा मान लो मैंने a की जगह मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर रख दिया, तो ये क्या बनेगा? फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एग्जैक्टली। और फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, कोई बता सकता है? समेशन ऑफ e डॉट dx ऑन ऑल साइड्स। वो तो होता है, पर फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की कुछ पार्टिकुलर, देखो अगर तुम मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B रख देते हो तो ये हो जाएगा B डॉट एन कैप डी एस, बी डॉट आई डॉट, है ना। और अगर तुम उसको डाइवर्जेंस में कन्वर्ट करते हो तो हो जाएगा डेल डॉट बी डीवी, है ना। चलो होमवर्क है, सोच के मेरे को बताना ग्रुप में अगर कोई बता सकता है कि मतलब क्वेश्चन नहीं समझे सर। क्या कह रहे हो? क्वेश्चन नहीं समझे सर। क्वेश्चन नहीं, मैं जस्ट ये कह रहा हूँ, मान लो मैंने ए वेक्टर की जगह मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर रख दिया B, तो ये हो जाएगा B डॉट एन कैप डी एस, यानी फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, है ना। अब मैं जस्ट ये पूछ रहा हूँ फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की क्या कोई, जैसे मान लो मैं यहाँ E इलेक्ट्रिक फील्ड रख देता हूँ तो हो जाएगा E डॉट एन कैप डी एस। और E डॉट एन कैप डी एस एक थ्योरम होती है ना 12th में, क्या कौन सी थ्योरम होती है बताया कोई? यस सर। E डॉट एन कैप डी एस होता है क्या कहते हैं, अपॉन एप्सिलॉन, मैं भी भूल गया यार, बताओ। q बाय एप्सिलॉन। Q बाय एप्सिलॉन नॉट, एग्जैक्टली वही तो बोला, गॉस थ्योरम। हाँ गॉस थ्योरम होती है ना, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट आता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लक्स है वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स की भी तो कुछ वैल्यू होती है ना। अगर कोई अभी बता सकता है तो बताओ, नहीं तो सर वो सोचना। गॉस का ही थ्योरम था वो, सर निको वो बोलता था। सर समथिंग इट वाज लाइक बाय म्यू for- समथिंग। जीरो नहीं होता? जीरो। यस सर, बिकॉज सब साइड से जब ऐड होगा तो वो जीरो निकल जाएगा। क्योंकि डाइपोल है ना, डाइपोल होता है, एग्जैक्टली। और मैग्नेटिक फील्ड एक से एंटर करती है, दूसरे से निकलती है, तो हमेशा जीरो होगा, ठीक है। छोटी छोटी बातें दिमाग में रखनी चाहिए।
तो ये हो गई तुम्हारी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, अब इसमें किसी को कोई दिक्कत, नए स्टूडेंट्स भी पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो। ठीक है, तो ये थ्योरम क्लियर हो गई। बेसिकली ये थ्योरम किसी भी वेक्टर के फ्लक्स को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है। मतलब एक ही जगह तुम जो भी वेक्टर रखोगे उसका फ्लक्स हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स है। मैग्नेटिक फील्ड रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स है। अगर ए ही कोई ए वेक्टर है तो ये ए का फ्लक्स है। ठीक है ना। तो अब दूसरी थ्योरम की बात करते हैं। दूसरी थ्योरम है स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है। तो अगर कहीं भी ए डॉट डी आर है किसी, देखो ये जो इस तरीके का इंटीग्रल होता है ना ये, सर मतलब गॉस थ्योरम वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल, या वॉल्यूम सरफेस या सरफेस वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम और सरफेस के बीच में एक कनेक्शन बनाता है, एक ब्रिज कह लो। ठीक है, बट एक बात याद रखना, कोई भी थ्योरम अप्लाई करोगे तो आंसर सेम आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है लाइन इंटीग्रल से कुछ और आ रहा है और सरफेस से कुछ और आ रहा है, तुम सोच रहे हो तुम्हारा तरीका ठीक है, मतलब तरीका गलत है। समझ जाओ तुम, है ना। ये मैंने तुम्हें 2-3 क्वेश्चन करके भी दिखाया दोनों तरीके से, है ना। हमेशा LHS और RHS मतलब कोई भी मेथड अप्लाई करो तुम, आंसर सेम ही आना चाहिए। नहीं आ रहा है इसका मतलब तुम कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हो, वो गड़बड़ तुम्हें ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्टोक्स थ्योरम हमारी लाइन इंटीग्रल को सरफेस में कन्वर्ट करती है। ए डॉट डी आर अगर कहीं पे है तो उसको तुम डेल क्रॉस ए डॉट एन कैप डी एस में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे डेल क्रॉस ए तुम्हारा हो गया कर्ल ऑफ ए। देखो ये जैसे यहाँ पे तुमने पढ़ा होगा दीजिए ना, ये जैसे ये लिखा है ना, सी इज ट्रेवर्स्ड इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो इसका कोई बहुत खास मीनिंग नहीं है। इसका मतलब ये होता है जैसे हम सरफेस इंटीग्रल कर रहे हैं या लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं तो एक डायरेक्शन लेना पड़ता है ना। जैसे देखो लाइन इंटीग्रल के क्वेश्चन तुम्हें याद होंगे, रुको कल वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है, तब थोड़ा सा तुम्हें समझ आएगा ये सी इज ट्रेवर्स्ड इन पॉजिटिव डायरेक्शन का क्या मतलब है। देखो ये देख रहे हो, तो अब ये देखो ये एक डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे, तो ये अपोजिट भी हो सकता है। ये जरूरी तो नहीं है ये ऐसे ही होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो बेसिकली उसका मीनिंग ये है कि हम, अब देखो ये डायरेक्शन क्यों लिया, इसका भी एक रीजन बताता हूँ। अगर तुम सबके सब अपने हाथ को लो और इस डायरेक्शन में रखो, मतलब ABC, मतलब A से B से C की डायरेक्शन में रखो और देखो तुम्हारा अंगूठा कहाँ आ रहा है, कहाँ की तरफ आ रहा है। Towards right, हम लोग कर राइट मींस पॉजिटिव में तुम्हारी तरफ आ रहा है ना, आउटवर्ड। यस, ओ अंगूठा आउटवर्ड होगा ना, आउटवर्ड आ रहा है ना हमारी तरफ। यस, और वही डायरेक्शन हमने एन कैप का पॉजिटिव डायरेक्शन लिया था, समझ रहे हो। तो बेसिकली वो सी इज ट्रेवर्स इन पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब ये है कि जो डायरेक्शन हम अपने रोटेशन की लेंगे उसके हिसाब से हमारा एन कैप पॉजिटिव नेगेटिव होगा। तो अगर हमने ये डायरेक्शन ऐसे कर्ल करी है तो ये जो हमारा अंगूठा बाहर की तरफ आ रहा है ये हमारा एन कैप का पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया। अब हम दूसरा और डायरेक्शन अगर इनवर्ड होता तो नेगेटिव हो जाता। हाँ बिल्कुल, अब समझ गए। तो बेसिकली वो वहां पे जो लिखा हुआ है ना सी इज ट्रेवर्स्ड इन पॉजिटिव डायरेक्शन, उसका मीनिंग ये है। तो कहीं भी ये लाइन पढ़ो तो कंफ्यूज मत होना। अब समझ गए क्या मतलब है इसका, कि उस डायरेक्शन में तुम्हारा मतलब इस तरीके से जब तुम उंगलियों को रखो अपने कर्ल करो तो जो तुम्हारा एन कैप का डायरेक्शन आ रहा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन माना जाएगा। ठीक है, तो ये जस्ट इसका इतना सा मीनिंग है और कुछ खास मीनिंग नहीं है, क्योंकि बुक में ये तुम कई जगह पढ़ोगे। स्पीगल अब तुम यूज करोगे ना तो दे हैव यूज्ड दिस टर्म वेरी फ्रीक्वेंटली, सी इज ट्रेवर्सिंग। और आई थिंक एट वन प्लेस दे हैव एक्सप्लेन्ड दिस आल्सो। एक आदमी उन्होंने बना रखा होगा एक सरफेस लेके, उस पर उन्होंने एक्सप्लेन किया होगा कि इसका सर इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव है, तुम कहीं ना कहीं शायद है। ठीक है, तो स्टोक्स थ्योरम हमारी लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है। पर इन सबको जोड़ने वाला जो एक ऑपरेटर है वो हमेशा याद रखना, वो डेल ऑपरेटर है। ठीक है ना, पहले डाइवर्जेंस में जो था वो डेल आया, अब यहाँ पे हम सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कर्ल में भी डेल आया। तो डेल ऑपरेटर ब्रिज बनाता है थ्योरम्स के बीच में, और ये थ्योरम्स ब्रिज बनाती हैं
डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटीग्रल्स के बीच में, लाइन से सरफेस, सरफेस से वॉल्यूम, और इनको जोड़ने के लिए डेल ऑपरेटर है बीच में, ठीक है ना। सर यहाँ से एन कैप मतलब कैसे हटा सकते हैं, लॉजिक क्या है उसका? एन कैप हटाना क्यों है, बस ये देखो ये ds है ना, किसी भी वेक्टर को तुम लिख सकते हो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, जैसे मान लो a वेक्टर है तो उसको तुम लिख सकते हो, है ना। तो ये ds जो है ये बेसिकली मैग्नीट्यूड है, एन कैप डायरेक्शन है, तो यहाँ पे हमने इसको फिर वेक्टर बना दिया, ठीक है ना। तो ये हो गई तुम्हारी स्टोक्स थ्योरम। एक ये इसमें मैंने थोड़ा लिखने में गड़बड़ करी है, यहाँ पे एन डी एक्स आएगा और एम डी वाई आएगा, ठीक है। वो तुम स्पीगल में देखोगे तो करेक्ट एक्सप्रेशन मिल जाएगा, मैंने मोस्टली चीज़ें स्पीगल से ही यूज़ करी हैं। तो ग्रीन्स थ्योरम कहती है अगर किसी भी एक्सप्रेशन को तुम इस फॉर्म में लिख सकते हो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तो उसको तुम चेंज कर सकते हो सरफेस इंटीग्रल में, बट तुम्हें ये इंटरचेंज डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जो x के साथ है उसको y की टर्म में डिफरेंशिएट करोगे, जो y के साथ है उसको x की टर्म में डिफरेंशिएट करोगे, और dx dy आ जाएगा। देखो यहाँ पे भी जो c इज ट्रेवर्स इन पॉजिटिव, इसका वही मीनिंग है, क्योंकि यहाँ भी हम लाइन और सरफेस इंटीग्रल कर रहे हैं, तो फिर से वही मीनिंग है। जहाँ वॉल्यूम इंटीग्रल होता है वहाँ इसका कुछ खास यूज नहीं है, पर लाइन और सरफेस इंटीग्रल में ये तुम्हें, क्योंकि तुम कौन सी डायरेक्शन नॉर्मल की पॉजिटिव ले रहे हो ये बहुत मैटर करता है। जो पॉजिटिव लोगे उसके हिसाब से तुम अपना ये देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि उससे आंसर पे फर्क पड़ेगा। जैसे अभी जो मैंने क्वेश्चन दिखाया था उसमें अगर तुम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वही ले लो जो मेंशन है, और एन कैप अगर आउटवर्ड वाला एन कैप नेगेटिव ले लोगे तो आंसर तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो तुम्हें नहीं करना है, ये छोटी छोटी चीजें हैं तो ध्यान में सर रखना। ये भी लाइन टू सरफेस होगा ना? हाँ ये भी लाइन टू सरफेस है, पर इसमें एक पर्टिकुलर फॉर्म होनी चाहिए वेक्टर की, मतलब इस फॉर्म में लिख पाओ उसको, ये जरूरी है। कई बार नहीं लिख पाते, पर ये फॉर्म लिख पाओ ये जरूरी है, ठीक है। तो ये 3 थ्योरम हो गई जो तुम्हारी लाइन, सरफेस और वॉल्यूम के बीच में ब्रिज बना रही है। और बताओ, थ्योरम्स तो हो गई, और डाउट? सर वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, डेल ऑपरेटर के साथ वो जो दिया हुआ है वो आए? नहीं आएगा। हालांकि ये लॉ बहुत ही मतलब सेल्फ अंडरस्टूड, छोटे मोटे लॉ तो देखो सेल्फ अंडरस्टूड है, जैसे कम्यूटेटिव लॉ तो तुम्हें पता है कि डॉट प्रोडक्ट में होगा ही होगा। कम्यूटेटिव तो एडिशन वाला होता है ना। हाँ, तो कुछ लॉ जैसे तुम्हें पता है a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, तो उसके लिए लॉ, किसी लॉ की जरूरत तुम्हें है ही नहीं, हालांकि ये लॉ भी होता है। पर अगर तुमसे पूछे कोई क्रॉस प्रोडक्ट में, तो नहीं होता लॉ ये फॉलो, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। तो कोई भी तुमसे पूछे तो तुम डायरेक्ट बता सकते हो कि हाँ ये लॉ फॉलो नहीं करता है, क्योंकि ये तो इसका प्रॉपर्टी है ना। तो रटने की जरूरत नहीं है उनको अलग से, ठीक है। और बताओ, और क्वेश्चंस? कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। इनामुल आज 2 दिन बाद आया। इनामुल तुमने असाइनमेंट सबमिट कर दिया? तुम्हारा फोन टूट गया था मेरे को, नहीं किया ना व्हाट्सएप पे? हाँ आज फोन ठीक हो गया तुम्हारा? ठीक है, हाँ आज भेज देना व्हाट्सएप पे, ठीक है ना। ओके, हाँ और क्वेश्चंस बता। सुरेंद्र समझ आया कि नहीं? और बताओ, और डाउट? तनिष्क, अभय, अंकिता तुमको कुछ पूछना है बेटा? नहीं सर, समझ आया। आया? रिवाइज करना है ना, पीपीटी के क्वेश्चन जरूर कर लेना। और टेस्ट के क्वेश्चन तुम्हें मिले कि नहीं मिले? सर नहीं मिले। नहीं मिले, अच्छा तुम कल ऐड हुए ना, वो शायद मैंने 2-3 दिन पहले भेजे। कोई भी एक बच्चा टेस्ट के सारे क्वेश्चन फिर से भेज देना ग्रुप में। सर फॉरवर्ड हो चुका है। अच्छा बहुत बढ़िया, फॉरवर्ड हो भी गया। लो तो टेस्ट के 12 क्वेश्चन होंगे वो कर लेना, और पीपीटी के क्वेश्चन, तो तुम लोग Yes, मंडे का sir. टेस्ट अच्छे से दे पाओगे, है ना। और जो जितना क्वेश्चन समझ आता है अटेम्प्ट जरूर करना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव तो है नहीं कि 0 मिलेगा। जितना करोगे उसके हिसाब से स्टेप मार्किंग कर दूंगा, ठीक है ना। यस सर। चलो अब अपना तुम वो खोल लो आज का टेस्ट। तुम्हारा नाम आ गया क्या लॉगिन में अंकिता? मैं चेक कर लेता हूँ, पता नहीं आया कि नहीं। हाँ सर, शायद आ गया है।
ठीक है, पता है चलो। नहीं। नहीं पता, चलो टेस्ट दो सारे के सारे। आज भी मैंने टेस्ट काफी इजी से 2 कंसेप्चुअल क्वेश्चन डाले। और अभी हूँ मैं, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। खुल गया ना सबका टेस्ट? पूरे टेस्ट दे रहे हो? टेस्ट दे दो। हाँ अंकिता, तुम्हारा नाम अब शो कर रहा है। कल तुमने टेस्ट अटेम्प्ट किया था? सर कल मेरा नाम नहीं था, आज नहीं। आया। हाँ कर दो। हाँ अभी मैंने चेक किया, तुम्हारा नाम अब शो कर रहा है। हाँ ये कोई सौरभ विश्वास स्टूडेंट भी है क्या तुम लोगों की क्लास में? सर एक दिन आया था। हाँ, अच्छा अच्छा। क्योंकि कल का टेस्ट अटेम्प्ट किया था तो मैं कंफ्यूज था। मैंने कहा मैंने क्लास में तो कभी नहीं देखा इस नाम का स्टूडेंट। सिर्फ एक तो ही एक दिन क्लास अटेम्प्ट किया ओके और ओके। कभी नहीं देखा। हाँ सर, हो गया। हो गया? समझ आ हाँ गई सर। क्वेश्चन? हाँ सर। और कोई डाउट है तो पूछ लो पेपर से पहले।